हाँ बेटा, तो वो आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था कि किस तरह से धनराम जो उसका सहपाठी था वो लोहे के काम पर लग गया, अपने पिता का व्यवसाय उसने अपना लिया, और मोहन जो था वो मेधावी छात्र था, उसे छात्रवृत्ति मिली और वो आगे पढ़ता गया। उसके पिता के हौसले बुलंद हो गए कि मैं अपने बच्चे को आगे अच्छा पढ़ा लिखा कर मतलब अच्छा आदमी बनाऊंगा। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दरिद्र मिटाएगा, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से कुछ नहीं होता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। अब आगे पढ़ाना था बच्चे को, लेकिन स्कूल कितनी दूर था गांव से? 4 मील दूर। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या भी अलग थी। बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी, लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता, छुट्टी के समय थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं के विद्यावसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते कि पहले कैसे कैसे बच्चे हुए हैं और वो कितनी मेहनत करते थे, उसका उत्साह बढ़ाते थे। अब बेचारा बच्चा क्या करे, इतनी दूर पैदल चल के जाता था, थक जाता था। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के एक गांव में यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पी कर स्कूल जाता, छुट्टियों में नदी उतरने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन ही जब नदी का पानी उतार पर था, मोहन कुछ मतलब अपने साथ वालों के साथ नदी पार कर रहा था, घर आ रहा था। पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकड़ और पत्ते आने शुरू हुए। अनुभवी जो साथ में बच्चे थे उन्होंने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना से क्या हुआ, बंशीधर जी घबरा गए। उनका बच्चा क्या होता, बह जाता। अब वो बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होने लगे कि कहाँ इसको पढ़ाया जाए, आखिर क्या किया जाए। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक था। उनकी बिरादरी के एक अच्छे खाते पीते घर का एक युवक था, उसका नाम था रमेश। वो लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में उनसे चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, रमेश ने क्या कहा, रमेश ने सहानुभूति जताते हुए कहा कि लखनऊ भेज दो मेरे साथ इसको, मैं वहां पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जहाँ 4 प्राणी है हमारे, एक और बढ़ जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ता। बड़े शहर में रहेगा तो तुम्हारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाएगा और बड़ा आदमी बनेगा। बंशीधर को ऐसा लगा भाई रमेश के रूप में, वो रिश्तेदार था उनका, रमेश के रूप में भगवान मिल गया। उन्होंने आंखों में पानी छलछला आया, बड़े खुश हो गए। भरे गले से वो इतना ही कह पाए कि मतलब बिरादरी का ही सहारा होता है आखिर में, मतलब तुम्हारा ही सहारा है, तुम ना करते तो पता नहीं क्या होता। तो क्या हुआ, छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ गया। जब लखनऊ ले गया कौन, रमेश ले गया उसको, किसको, मोहन को अपने साथ। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वो मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के कामकाज में भी हाथ बटाने लगा। अब वो गया तो बेचारा वहां पढ़ने था, मतलब उसका संघर्षपूर्ण जीवन बताया है कि वो पढ़ने गया था, लेकिन हुआ क्या उसके साथ, उसको वहां नौकर बना दिया, अपने घर के काम करवाने लगे। आस पड़ोस के लोग भी ये ले आ वो ले आ, उसको पढ़ाई लिखाई उसको मतलब कुछ नहीं। मोहन थोड़ा दही ला दे बाजार से, मोहन कभी कपड़े धोबी को दे दे, कभी 1 किलो आलू ला दे, इस तरीके से दफ्तरी बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बताना भी सम्मान के विरुद्ध जान पड़ा। तो उसने एक घरेलू नौकर की हैसियत से अधिक उसको कुछ भी नहीं बताया। मतलब लोग पूछते तो ये नहीं बताया कि मेरी फैमिली का है, मेरी बिरादरी का है, एक मतलब घरेलू नौकर जैसा की हैसियत दी उसको। मोहन भी समझने लग गया था ये बात। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने मतलब काफी दिन तक वो अपना काम करवाता रहा उससे, फिर एक पास के साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नया वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई भी पहचान नहीं बना पाया। एक तो नया माहौल था उसके लिए, दूसरा वो सारे दिन उससे काम करवाते थे, तो वो वहां पर नहीं चल पाई उसकी होशियारी। उसका जीवन एक बंधी बधाई लीक पर चलता गया। क्या हुआ, कोई जान पहचान नहीं बनी। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता था जब रमेश जाए या उसके घर के कोई प्राणी जाए, नहीं तो उसको शहर में ही अपनी छुट्टियां बिता देनी पड़ती थी। मतलब अब जाता कोई जाता उसको ले भी नहीं जाता, ये कहते अरे पढ़ाई की वो अपनी तैयारी कर रहा है, ऐसी मतलब उसकी हालत कर दी। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को बेचारा अपनी वास्तविक स्थिति भी क्या बताता। बंशीधर जो है उसके पिता
उसके मतलब सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। अब 8वीं की पढ़ाई उसने पूरी कर ली वहां साधारण से स्कूल में। अब वो कहाँ आ गया, गांव आया। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। गांव आया, छुट्टियों में वापस गया लखनऊ, तो जो उसके रमेश और उसके घर वाले थे उन्होंने क्या कहा कि बहुत है, 8वीं तक पढ़ लिया, आगे उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए पढ़े हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, कुछ नहीं होता, ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक टेक्निकल स्कूल, तकनीकी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाजों में व्यस्त रहने लगा। वह पहले की और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। मतलब छोटी सी उम्र में ही उस बच्चे को 8वीं तक पढ़ाया बस, और कैसे कोई टेक्निकल वर्क उसको ऐसे ही कि ये सीख ले, सस्ते ऐसे ही कम पैसे में कुछ सिखा दिया उसको, और घर के काम करवाते थे उससे नौकरों की तरह। और धीरे धीरे मोहन फैक्ट्री और कारखानों के चक्कर लगाने लगा छोटी सी उम्र में ही कि मुझे कोई काम मिल जाए। बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो बड़े उत्साह के साथ वो कहते, पढ़ाई की बात बताते। उनको विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बन के उनका बेटा वापस आएगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो ना सिर्फ उन्हें गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। ये भी नहीं कह पाए लोगों से कि मैं तो क्या क्या सोचा करता था। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वो बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम त्रिलोक सिंह की मास्टर की जो भविष्यवाणी थी वो सोचता था, ये तो उस पर पूरा यकीन था कि मोहन तो अफसर बनेगा ही बनेगा, ऐसा होना तय था दोनों दोस्तों के। मतलब फिर वो जैसे ही उसको पता चला बंशीधर को कि मेरा बेटा तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई उसकी, तो धनराम के शब्द, मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, ये शब्द अब उसके पिता को बड़े ही कचौटते थे, बड़ा ही दुख पहुंचाते थे। बंशीधर बड़े दुखी हो गए। मोहन अब क्या हुआ, मोहन कहाँ आ गया, अपने गांव में आ गया। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के प्रसंगों पर मोहन और धनराम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये फ्लैशबैक में स्टोरी चली गई थी, जो मोहन जो है अपने उस पर, किस पर, हसुए के फाल पर धार रखवाने के लिए गया था धनराम लोहार के पास। वहां जाकर ये अपनी पिछली बातों को सोचते रहते हैं कि क्या क्या उन दोनों के साथ बचपन में हुआ था। अब हसुए के फाल निकालकर उसने भट्टी में तपाया, मन लगाकर उसकी धार गड़ दी गई। गर्म लोहे की हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए कहा, जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते, मैं जल्दी बना देता। मतलब मोहन से कहा, आप क्यों आए, आप पंडित जी को तो बेचारे को फुर्सत ही नहीं होती, किसी के हाथ भिजवा देते, मैं बना के दे देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वो फिर बैठा रहा, और वापस जाने की उसे कोई जल्दी नहीं थी। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना अच्छा नहीं होता। जाति व्यवस्था के आधार पर शिल्पकार जो लोग हैं छोटी किस्म के माने जाते हैं, और ब्राह्मण वर्ग के लोग उनके साथ उठे बैठे तो ये सही नहीं माना जाता। लेकिन वो वहीं बैठा रहा। उसको मर्यादा के विरुद्ध मर्यादा के विरुद्ध थे, फिर भी वो बैठा रहा। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जाने के बावजूद मोहन गांव की मान्यताओं से अपरिचित हो गया हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मनी मन उसके व्यवहार से बड़ा असमंजस में था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था कि पता नहीं ये क्यों मेरे पास बैठे हुए हैं अभी तक। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में संडासी पकड़कर वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता और उसको उचित तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। तुरंत मोहन खड़ा होके आया। उसने क्या किया, उसकी मदद की। और क्या किया मोहन ने कुशलता पूर्वक लोहे को स्थिर किया और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते क्या बना दिया, एक गोला बना दिया। तो जैसे ही धनराम ने ये देखा तो वो तो आश्चर्यचकित हो गया। मोहन का हस्तक्षेप और फुर्ती इतनी आकस्मिक थी कि वो अवाक सा उसकी ओर देखता रह गया। कारीगरी पर उसे इतना आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसे आश्चर्य हुआ, ये तो पुरोहित खानदान का बालक है, इस तरह का काम, लोहार का काम
भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ कि मतलब इस तरीके से वो शंकित दृष्टि से उधर उधर देखने लगा कि ऐसा काम ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन मोहन इस समय क्या था, मोहन संतुष्ट था। मोहन ने ये काम इतनी कुशलता पूर्वक और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखता रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी की बात हुई कि ब्राह्मण लड़का लोहार का काम करना स्वीकार कैसे कर रहा है, कि ब्राह्मण का लड़का एक लोहार का काम कैसे कर रहा है। मोहन इन सब बातों से अलग होकर लोहे के छल्ले की गोलाई को देख रहा था कि मैंने कितना अच्छा इसको सही किया है, और उसकी आंखों में एक सृजन की चमक और प्रशंसा पाने की का भाव था। तो क्या क्या मतलब मोहन जो है पुरोहित खानदान का लड़का होकर उसने पुरोहिती सीखी, ना वो कुछ अफसर बन पाया, बल्कि वो एक लोहार के बेटे की तरह उसने एक तकनीकी काम, रचनात्मक कार्यों में डलने का मतलब होता है बेटा, जरूरी नहीं है कि आप अपने पिता के व्यवसाय को ही अपनाएं। आजकल बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, बच्चे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करने लगे हैं, अपने अपने व्यवसाय चुनने लगे हैं। तो मोहन ने भी वही किया। मोहन ने रचनात्मक कार्य सीखा, और ना तो मतलब एक ऐसी चमक थी उसके आंखों में कि मैंने ये काम कितने अच्छे से किया, ना कोई स्पर्धा, किसी प्रकार का हार जीत का कोई भाव नहीं, बल्कि उसको एक आत्म संतुष्टि हुई। ठीक है बेटा, थैंक यू।